हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने 2019 के पेपर में पूछा था और हमारा पेपर ही चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन में सैलरी इनकम फाइंड करनी है। देखो पूछा ये कैलकुलेट द टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-23 के लिए। ओके, और आपको यहाँ पर क्लियर कट बोला गया है कि इस आदमी को जब जॉब पे अपॉइंट किया गया, देखो लिखा है ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1/1/2021 इन अ स्केल 20,000, 1,000 और 30,000। देखो आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जितने भी सैलरी के 28 लेक्चर जो है ना उसको पहले बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि उसमें मैंने हर चीज़ को एक एक करके आपको समझाया हुआ है डिटेल में। अब जैसे यहाँ पर पहला ही पॉइंट जो है वो स्केल का है, तो ये जो स्केल जो है वो क्या होता है वो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको सैलरी मिलती है जब आप जॉब करने जाते हो। अब जैसे इस आदमी को अपॉइंट कौन सी तारीख को किया गया, 1/1/2021। ठीक है, और आपको पता ही है कि हम जो यहाँ पर असेसमेंट ईयर कर रहे हैं वो 22-23 कर रहे हैं। तो असेसमेंट ईयर अगर 22-23 है आपका, ठीक है, तो आपका इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, 2021-22। मतलब आपको ये देखना है कि इस आदमी ने 2021-22 में क्या सैलरी कमाई थी, 2021-22 में क्या सैलरी कमाई थी। अब देखो यहाँ पर आपको ये जो सैलरी स्केल दे रखा है वो क्या है, तो चलिए उसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। देखो जैसे हम नोट नंबर 1 बना देंगे और लिखेंगे सैलरी। अब इस आदमी की बेसिक सैलरी का जो स्केल है वो कुछ इस तरीके से 20,000, फिर 1,000 और फिर कहाँ पर था, अच्छा 30,000। ठीक है, अब ये आदमी जॉब मतलब ज्वाइन कब हुआ था, 1/1/2021 में उसने जॉब करना स्टार्ट किया था। तो उसका 2021 में जॉब हुआ ना स्टार्ट, जनवरी में, तो उसका जॉब में एक साल ख़त्म कब होगा, उसका पहला साल है 2021 में उसने जॉब स्टार्ट किया, तो उसका जॉब का एक साल कब कंप्लीट होगा। ठीक है, जब वो एक साल कंप्लीट करेगा तो कब कंप्लीट करेगा, तो ये एक साल उसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 31/12/2021 में उसका एक साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जनवरी में स्टार्ट हुआ तो दिसंबर तक वो जॉब करेगा तो एक साल कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि उसका एक साल में सैलरी क्या रहेगा, तो उसका पहले साल जो सैलरी रहेगा वो 20,000 रुपये रहेगा पर मंथ, मतलब महीने का सैलरी 20,000 पहले साल में। ठीक है, अब जैसे दूसरा साल स्टार्ट होगा 1/1/2022, तो उसका दूसरा साल जो रहेगा वो ख़त्म कब होगा, 31/12/2022। तो उसका जब दूसरा साल स्टार्ट होगा तो उस पूरे दूसरे साल में उसको सैलरी कितनी मिलेगी, तो बोले कि सर पहले तो 20,000 मिल रही थी ना, तो 20,000 पर मंथ जो मिल रही थी उसमें उसका सैलरी जो है ना 1,000 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये उसका सैलरी का इंक्रीमेंट है, 1,000 सैलरी बढ़ जाएगा। मतलब दूसरे साल में उसको जो सैलरी है वो 21,000 मिलेगी। मतलब उसका जॉब का जैसे सेकेंड ईयर होता तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 21,000 महीने की। फिर तीसरे साल में उसकी सैलरी 22,000, चौथे साल में 24,000, पांचवें साल मतलब ऐसे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, चौथे साल, पांचवें साल, जहां तक उसकी सैलरी 30,000 नहीं हो जाती ना वहां तक उसकी सैलरी 1,000 बढ़ेगी। मतलब देख लो कि अगर ये आदमी 20,000 की जॉब पे ज्वाइन हुआ है तो उसका 10 साल तक वो जॉब करेगा ना, तो उसकी हर साल 1,000 सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। वो पहले से ही बता दिया गया उसको, तो उसकी सैलरी बढ़ के भी 10 साल में कितनी होने वाली है, 30,000। बात आ रही समझ में, ये होता है। तो हर साल 1,000 बढ़ेगा तो उसकी सैलरी बढ़ के 30,000 तक पहुंचेगी 10 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद अभी तक कुछ बताया नहीं है, तो उसके बाद जब कंपनी वापस उसको अपॉइंट करेगी 10 साल के बाद तो देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये हालत है। अभी यहाँ पर हमें ये देखना है कि प्रीवियस ईयर 2021-22 में इस आदमी का सैलरी क्या रहेगा। 21-22 मतलब 1/4/2021 से स्टार्ट करें तो उसका सैलरी 21 तक, 31 दिसंबर 2021 तक उसकी सैलरी चेंज हो जाएगी। देखो
उसकी सैलरी जो है ना वो, क्योंकि देखो आपको इनकम टैक्स में जो टैक्स भरना है ना वो तो अप्रैल टू मार्च के हिसाब से भरना होता है। तो 21 ओके 21 वाला जो साल है ना उसमें मार्च से स्टार्ट करेंगे ना कि अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो अगर 2021 में उसका अप्रैल महीने में उसकी सैलरी कितनी रहेगी, तो बोले कि उसकी सैलरी उस टाइम पे 20,000 रहेगी। देखो उसकी सैलरी कितनी रहेगी, 20,000 रहेगी, और उसकी सैलरी 20,000 रहेगी। फिर जैसे ये वाली डेट के बाद वो आगे बढ़ेगा, तो जैसे नेक्स्ट ईयर उसका जो सैलरी है वो चेंज हो जाएगा 31/3/2022 तक, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 21-22 की सैलरी चाहिए। 21-22 मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31/3/2022 तक की सैलरी चाहिए मेरे को। तो नेक्स्ट टाइम पे उसकी सैलरी हो जाएगी 21,000। मतलब अगर मैं अप्रैल टू मार्च देखूं तो अप्रैल के मार्च के हिसाब से मेरा 9 महीने का सैलरी ये रहेगा, 3 महीने का सैलरी ये रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 1,80,000 और ये हो जाएगा 63,000। ठीक है, चेक कर लो। 180 प्लस 63,000 मतलब 63,000 मतलब 2,43,000 इसका सैलरी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? देखो ये टॉपिक जो है उसमें हमेशा हम अप्रैल से मार्च तक ही चलते हैं। इनकम टैक्स आपको अप्रैल से मार्च तक ही टैक्स भरवाएगा। ठीक है, अप्रैल से मार्च में आप जो कमाओगे उसके हिसाब से ही टैक्स भरवाएगा। और ये सब चीज़ हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है, पहले सेमेस्टर में। आप जब SY का सेमेस्टर नंबर 3 पढ़ते हो ना, तभी ये असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर समझ लेते हो। ठीक है, तो अगर आप अगले वाले साल में अच्छे से पढ़ाई करके आए हो तो फिर आप समझ चुके हो, ठीक है, कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। ठीक है, चलिए अभी उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे का क्या बात है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो सैलरी इस तरीके से आपको डिफाइन करना है, इस तरीके से आपको अपनी सैलरी मिलती है और टैक्स भी इसी तरीके से भरना होता है इनकम टैक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी आगे यहाँ पर क्या है, तो इस आदमी को सैलरी के बाद उसको क्या मिल रहा है, बोला था उसको डियरनेस अलाउंसेस मिल रहा है, 10% के हिसाब से मिल रहा है। और वो भी बेसिक पे। बेसिक पे अभी हमने फाइंड किया ना, बेसिक पे अभी तो हमने फाइंड किया 2,43,000। तो अभी हमें क्या करना है, देखो इस तरीके से आपको सैलरी का कंप्यूटेशन बनाना और यहाँ पर आपको लिखना है बेसिक सैलरी। मुझे बताओ इस आदमी का बेसिक सैलरी कितना था, तो बेसिक सैलरी था 2,43,000 था। और उसका डियरनेस अलाउंसेस जिसको हम DA बोल सकते हैं शॉर्ट में, तो 2,43,000 का जो आपका सैलरी था ना उसका 10% आपको अलाउंसेस मिलेगा, तो 2,43,000 आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर ये जो लिखा है ना 50% अमाउंट टू बी कंसीडर एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट, वो अभी उसको कुछ मत करो, जब उसका काम आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, और वैसे भी देखो अगर आपने मेरे रेगुलर बैच को अटेंड किया है, मतलब रेगुलर सारे लेक्चर को देखा है, तो फिर आपको पता ही होगा कि ये जो 50% वाली जो बात है वो किस काम की है। ठीक है, चलो तो देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, इसको बाद में देखते हैं। बोनस जो है ना वो 1 महीने की सैलरी आपको बोनस में मिलेगी। मतलब आपको 12 महीने की सैलरी तो मिल रही, 1 महीना जो एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी वो बोनस है। और वो बोनस जो है ना मार्च 2022 में जो आपकी सैलरी थी ना वो मिलेगी। तो मार्च 2022 में मेरी सैलरी कितनी होगी, मुझे जरा इधर देख के बताओ तो। मार्च 2022 में मेरी सैलरी कितनी होगी, ये रही मार्च 2022। तो सैलरी कितनी है, 21,000। अच्छा, मुझे 21,000 बोनस मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका बोनस हो गया कितना, 21,000 रुपये हो गया। चलिए फिर उसके बाद आपको बोला ये गया है कि ही कंट्रीब्यूट टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ओके, 15% ये है ना, प्रोविडेंट फंड होना चाहिए। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर फंड लिखा होना चाहिए। ओके, चलो प्रोविडेंट फंड। अच्छा, ही कंट्रीब्यूट, ये उसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, मतलब ये जो एम्प्लॉय होगा जिसका अभी हम पूरा कंप्यूटेशन बना रहे हैं उसका खुद का कंट्रीब्यूशन। लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि उसकी कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन दे रही।
ओके, तो हमें क्या देखना है कि उसकी कंपनी कितना कंट्रीब्यूट देती है। बोला कंपनी भी सेम परसेंटेज ही कंट्रीब्यूट करती है, कंपनी भी 15% ही कंट्रीब्यूशन देती है। बहुत अच्छा है भाई। लेकिन अपनी गवर्नमेंट बोलती है कि देखो भाई, अगर आपके आपके प्रोविडेंट फंड में कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है ना, कंपनी कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 15%। लेकिन सर ये 15% किसका करेंगे? तो देखो बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी बोला है, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने आपके ऊपर थोड़ी दया दिखाई। बोला कि बेसिक ऑफ, मतलब बेसिक सैलरी जो है ना, बेसिक सैलरी और वो डीए मतलब डीएनएस अलाउंसेस, यहाँ पर जो 15% आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, वो आपकी बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंसेस का मिलेगा। मतलब यहाँ पर मेरे को एक और नोट बनानी पड़ेगी, यहाँ पर मेरे को और नोट एक बनानी पड़ेगी। नोट नंबर 2 बोले कि सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी कितनी होगी? बोला कि बेसिक सैलरी जो होगी, बेसिक सैलरी वो 243, ओके ये वाली, और डियरनेस अलाउंसेस जो मिल रहा था ना वो 243 का कितना परसेंट मिल रहा था? बोले कि सर 10% मिल रहा था अपने को। तो याद करो, ये रहा 10% दूसरे पॉइंट में। लेकिन अब ये काम आएगा जो ब्रैकेट में लिखा है। बोला 50% अमाउंट इज टू बी कंसीडर फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। और ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट तो होता है। प्रोविडेंट फंड इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जब आप प्रोविडेंट, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जब आप ये डियरनेस अलाउंसेस को कंसीडर करोगे ना, तो बोला कि ये 50% ही कंसीडर करना है भाई साहब, ज़्यादा मत कंसीडर करो, ओनली 50%। भले आपको 10% के हिसाब से 40, देखो 2,43,000 के हिसाब से 10%, तो आपको 24,300 डीएनएस अलाउंसेस मिल रहा है। लेकिन उसका सिर्फ 50% डीएनएस अलाउंसेस ही कंसीडर करेंगे ओनली, मतलब 12,150। ठीक है, 12,150 कंसीडर करेंगे। ओके, और यहाँ पर आपको इसको ऐड कर देना है, 2,55,150। ओके, अब ये जो आंसर आया ना, ये जो आंसर आया ना, वो आपकी सैलरी है। किसके पर्पस के लिए? प्रोविडेंट फंड पर्पस के लिए। तो उसका आप कितना परसेंट करोगे? 2,55,150 का 15%। मतलब आपकी कंपनी जो है ना, वो आपके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 3,8,272, ठीक है, तो मैं 3 कर देता हूँ क्योंकि 0.5 है, इतना कंट्रीब्यूशन दे रही है आपकी कंपनी, दे रही है। और आपको पता है इसमें एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्प्ट अमाउंट कितनी मिलती है? एग्जेम्प्ट मिलता है अप टू 12% ऑफ सैलरी प्लस डीए। और डीए कौन सा? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। तो आपका जो अभी आपने अमाउंट निकाला ना, ये रहा 2,55,150, उसका 12%। अब ये 12% तो रूल से याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, तो ये 12% वाला रूल्स है, ठीक है। तो ये जो आपका माइनस हो जाएगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है कितना कितना बचता है? बोला 7,655। बोला ये टैक्सेबल है, ये आपका टैक्सेबल हो गया, क्योंकि आपकी कंपनी ने आपके प्रोविडेंट फंड में 12% से ज़्यादा अमाउंट डाल दिया, ये आपको टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आपको जब टैक्स भरना पड़ेगा तो इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। चलो, यहाँ पर क्या बोला? ही हैज़ प्रोवाइड फ्री हाउसिंग फैसिलिटी विच हैज़ बिन टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी 10,000 पर मंथ। मतलब कंपनी ने आपको हाउस दिया कि लो मज़े करो, ओके, और आपने मज़े कर लिए। फिर बाद में पता चला कि अभी टैक्स भी भरना पड़ेगा, तो अभी ये जो टैक्स भरना पड़ेगा वो कितना भरना पड़ेगा, कितना मतलब आपके लिए टैक्सेबल होगा, वो देखते हैं। तो देखो, अगर कंपनी ने आपको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया है फ्री में, क्योंकि इसका रेंट भी कौन भरती है? कंपनी भर रही है, आप नहीं भर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पैसे ले रहे हो कंपनी से,
तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक BA-BC वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और देखो मेरी मानो, कभी भी ये टॉपिक आता है ना, तो इस टॉपिक को क्वेश्चन के लास्ट में करो, लास्ट में करो, अभी इसको छोड़ दो। क्यों पता है? क्योंकि बाद में क्या होता है पता है, कुछ एक दो कैलकुलेशन जब इसके लिए करनी पड़ती है ना, उसका अमाउंट जो है ना वो आपको आगे के एडजस्टमेंट में देते हैं और फिर आपकी होती है गलती। इसीलिए अभी छोड़ दो, आप समझ जाओगे जब मैं लास्ट में करूंगा ना, तब पता चल जाएगा। देखो, ही प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप कॉस्टिंग 1,50,000, मतलब कंपनी ने इसको लैपटॉप दिया कि लो यूज करो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम। अब देखो लैपटॉप फैसिलिटी जो अगर आपको प्रोवाइड होती है ना, लैपटॉप फैसिलिटी, तो वो अभी आपके लिए टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है, मैं यहाँ पर एक मतलब एक लाइन छोड़ देता हूँ क्योंकि हमने वो एक टॉपिक को लेफ्ट किया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फ्री हाउसिंग फैसिलिटी। ठीक है, फ्री हाउसिंग फैसिलिटी। ओके, तो फ्री हाउसिंग फैसिलिटी जो है उसमें आपको अभी अमाउंट नहीं ढूंढना है। ठीक है, अभी बाद में। ओके, चलो, फैसिलिटी, ओके, फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप। अच्छा, लैपटॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ना, तो देखो लैपटॉप की फैसिलिटी जो है ना वो एग्जेम्प्ट होती है अगर आपको कंपनी लैपटॉप देती है। अगर आपको कंपनी लैपटॉप देती है तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होता, नॉट टैक्सेबल, वो आपको टैक्सेबल नहीं होता, टैक्स कर दो। ठीक है, क्योंकि कंपनी आपको लैपटॉप दे सकती है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, या तो आपके बच्चों के लिए भी दे सकती है कि भाई आप उसके एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं रहेगी, आपको फ्री है। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक लेक्चर में भी समझाया हुआ है। कंपनी रीइंबर्स द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब देखो उसके ब्रदर का, मतलब ये जो आदमी जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके भाई का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया था वो भी कंपनी ने, और वो जो भाई है ना वो उसके ऊपर डिपेंडिंग है। ये भाई जो है ना वो उसके ऊपर डिपेंडिंग है। किसके ऊपर? ये जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना उसके ऊपर डिपेंडिंग है। ठीक है, मतलब आपका कोई भाई है जो आपके ऊपर डिपेंडिंग है, डिपेंडिंग मतलब वो आपके ऊपर पूरा डिपेंडिंग है बाकी सब चीज़ों के लिए, मतलब एजुकेशन से लेके, वो अभी जॉब नहीं कर रहा, वो अभी छोटा है आपसे। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंडिंग ब्रदर का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कंपनी ने किया, और कंपनी ने वो रीइंबर्स किया। रीइंबर्स का मतलब जानते हो, मतलब पहले खर्चा आपने किया लेकिन वो खर्चा फिर बाद में आपकी कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर दिया, और वो 25,000 का खर्चा हुआ, वो आपके लिए टैक्सेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रीइंबर्स ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। ओके, ध्यान रखो इस टाइप के टॉपिक को। ओके, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाता है, देखो खर्चा आपका है, आपने कर भी दिया। ओके, लेकिन कंपनी ने क्या बोला, चिंता मत करो हम पैसे दे देंगे। मेडिकल एक्सपेंस कितना खर्चा कंपनी ने उठाया, बोला कि 25,000 का, बोले कि टैक्सेबल, अभी आपको सैलरी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर टैक्स बनना पड़ेगा बेटा। ठीक है, मंथली सैलरी 1,000 ऑफ हाउस कीपर इज रीइंबर्स बाय द कंपनी। हाउस कीपर की सैलरी महीने की आपको रीइंबर्स कर दिया कंपनी ने। मतलब क्या हुआ कि आपके घर पे कोई मतलब सर्वेंट थे, ठीक है, हाउस कीपर जिसको हम बोलते हैं, नौकर चाकर जो भी है, उसको 1,000 आप महीने का दे रहे थे, और कंपनी ने बोला कि वो 1,000 आप जो दे रहे हो ना नौकर का, उसका पैसा हम दे देंगे आपको। ठीक है, आप रख लो, नौकर रख लो, ठीक है, हम दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी ऑफ हाउस कीपर रीइंबर्स बाय कंपनी। कंपनी ने आपका जो नौकर था उसको, मतलब जो हाउस कीपर, जो उसका सैलरी 1,000 आपको दे दिया। ठीक है, वैसे आप पे करते थे लेकिन कंपनी ने फिर वो 1,000 आपको दे दिया।
गिफ्ट वाउचर 20,000 ऑन ओकेशन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी। अच्छा, मैरिज एनिवर्सरी पे कंपनी ने इसको गिफ्ट वाउचर दिया, ठीक है, गिफ्ट वाउचर दिया, इतनी अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने समझाया था कि अगर आपकी कंपनी ने, मतलब आपके बॉस ने अगर आपको गिफ्ट दिया है इन काइंड, ठीक है, गिफ्ट अगर आपको मिला है इन काइंड, तो उसका आपको एग्जेम्प्ट कितना अमाउंट मिलता है? बोला कि सर 5,000, ठीक है। बोला 15,000 जो है ना वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर इन काइंड मिलता है तो। अगर कैश गिफ्ट मिला, चेक गिफ्ट मिला तो पूरा टैक्सेबल हो जाता है। ही इज गेटिंग अ टेलीफोन अलाउंसेस, देखो ये आया ना टेलीफोन अलाउंसेस, और टेलीफोन अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होता है आपके लिए। तो टेलीफोन अलाउंसेस यहां पर लिख देते हैं, टेलीफोन अलाउंसेस कितना है? 500 मिला, महीने का 12 के हिसाब से 6,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, उसके बाद यहां पर ये बोला कंपनी पे अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हिज फैमिली। अब देखो आपकी बुक्स के अंदर अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर होता है ना, तो यहाँ पर एक मिस्टेक किया है, वो लोगों ने ना इसको एग्जेम्प्ट दिखाया है, वो गलत है। आप देख लेना, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके देख लो, ठीक है। उसकी मैं सेक्शन भी बता देता हूँ, सेक्शन 17 के अंदर लिखा गया है, ठीक है। सेक्शन 17 जो है ना उसके अंदर इसको बहुत क्लियरली लिखा ही गया है कि देखो यार, आप अगर किसी को मेडिकल एक्सपेंसेस अगर आप पे कर रहे हो, मतलब आपका मेडिकल एक्सपेंसेस है, या तो आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, या आपकी फैमिली का है, कुछ भी है, ठीक है, तो आपको वो क्या मिलेगा? टैक्सेबल होगा आपके लिए, जो कंपनी अगर पे कर देगी तो, ठीक है। मतलब समझो आपका मेडिकल का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कंपनी पे कर देगी, तो अगर कंपनी पे कर देगी आपका खर्चा, तो आपके लिए वो टैक्सेबल होता है। ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए, ठीक है। मतलब कभी कभी होता है ना, बुक्स वालों से भी मिस्टेक हो जाती है, तो ये आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। हम इसको टैक्सेबल कर लेंगे, बिकॉज मैंने इसको 3-4 बार कंफर्म किया है, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट और इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके खुद देखा है। तो अगर वहाँ पर एक क्लियर कट लिखा है कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपकी फैमिली का है, और वो फैमिली का एक्सपेंसेस मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो भी है वो अगर कंपनी उठाती है, तो आपके लिए वो टैक्सेबल होता है, ठीक है, एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये अभी आपका 10,000 रुपये क्या आ जाएगा यहाँ पर? मेडिकल इंश्योरेंस, ओके, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा देखो, कंपनी पे करेगी ना तो टैक्सेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी पे लिखा है, ठीक है। अगर वो खुद पे करेगा तो फिर थोड़ी तो फिर क्या मतलब है? हमारा खर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है, उस पर थोड़ी टैक्स भरेंगे। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर ध्यान रखना, कंपनी ने पे किया इसलिए मैंने वहां पर लिखा, अगर हम पे करते तो फिर नहीं लिखते, ठीक है। चलो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 11% के हिसाब से 22,000 इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। अब इसका भी मैंने आपको एक रूल्स पढ़ाया था, ठीक है, मैंने इसका रूल्स पढ़ाया था, बोलो क्या पढ़ाया था मैंने? ठीक है, क्या है? इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट रेट ऑफ 11% के हिसाब से 22,000 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। बहुत अच्छा है, आपको 22,000 इंटरेस्ट मिल रहा है। सोचो, इसके ऊपर मिल रहा है जो आपका वो प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता था ना, उस प्रोविडेंट फंड के पैसों के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। 11% इंटरेस्ट है, अच्छी बात है। देखो, इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है। सरकार बोलते हैं हम तो इसके ऊपर टैक्स लेंगे, ठीक है। तो कितना टैक्स लगेगा? तो वो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर क्या होता है, देखो कि अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के ऊपर, ओके, और वो इंटरेस्ट कितने % से ज़्यादा मिलता है तो टैक्सेबल होता है, ये मैंने आपको बताया था। याद करो अगर याद है तो। चलो, अगर नहीं याद है तो मैं ले चलता हूँ मेरे नोट्स के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया था, देखो कहाँ समझाया था वो भी मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। देखो, ये हम ले चलते हैं हमारे नोट्स में। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है, देखो ये रहा,
क्या कहाँ गया, देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अगर एक्सिस ऑफ 9.5%, और इससे पहले वो जो एम्प्लॉयर ने 12% से ज़्यादा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन दिया था वो, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था पूरा, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि 12%, देखो यहाँ पर मैंने बताया भी था कि अगर 10% मिला है तो अगर 9.5% के हिसाब से होता है तो एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया था और उस एग्जाम्पल को भी याद करो। देखो मैंने हर एक छोटी छोटी डिटेल्स को आपको पढ़ाया हुआ, वो आप जाके देखो, ठीक है। उसी से ही आपका जो कैलकुलेशन है वो आपके एग्ज़ाम के अंदर बैठने वाला है। अदरवाइज आप देखो सीधा सीधा ऐसा जाओगे ना कि हम लोग बस डायरेक्ट कर लेंगे, तो फिर वो नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए तो अभी चलते हैं टॉपिक पे। देखो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ओके। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है वो आपको कितना एग्जाम्प्ट होता है, 9.5%। एग्जाम कितना होता है, 9.5%, ओके। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये जो आपको मिला था ना वो 11% के हिसाब से आपको मिल रहा था 22,000। अगर 11% के हिसाब से 22,000 मिलता है तो 9.5% के हिसाब से कितना मिलता, उसकी कैलकुलेशन बिठा सकते हैं बिल्कुल। तो 22,000 को 11 से डिवाइड करो और 9.5 से मल्टीपल करो, कितना आता है, 19,000। मतलब आपको 19,000 जो है ना वो माइनस करना है, मतलब आपको जो बाकी ऊपर का जो 3,000 मिला ना वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी आगे बढ़ेंगे। ये तो अपना हो गया, देखो ये सारे रूल्स मैंने पढ़ा के रखे, बस आप अच्छे से उसको तैयार करो और काम करो अपना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोला है। देखो यहाँ पर बोला गया है कि कंपनी ने, देखो हिज प्रोफेशनल टैक्स 300 इज पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब यहाँ पर कंपनी हो गई, कंपनी। कंपनी ने उसका प्रोफेशनल टैक्स 300 रुपये भर दिया, ठीक है। तो अगर 300 रुपये कंपनी प्रोफेशनल टैक्स भरेगी तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिखेंगे प्रोफेशनल टैक्स, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोफेशनल टैक्स, और ये आप जैसे ऐड करोगे ना, ओके, तो आपकी सैलरी आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। क्या आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी। और देखो ये जो सैलरी है ना ग्रॉस सैलरी, लेकिन उसके पहले हमको ये जो एक बाकी था वो टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। जो कंपनी ने आपको क्या दिया था, रहने के लिए घर दिया था, तो चलिए उसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये नोट नंबर 3 हो गया और ये अपने नोट नंबर 4 निकालेंगे। क्या करना है, तो आपको BABC सैलरी निकालनी। अब BABC सैलरी क्या होती है, तो B मतलब बेसिक सैलरी होती है, जो कि आपकी कितनी थी, 2,43,000। ए मतलब अलाउंसेस होते हैं। अब आपके पास कौन से अलाउंसेस थे, तो एक तो डीएनएस अलाउंसेस था, और डीएनएस अलाउंसेस कितना था, तो आपकी सैलरी जो था ना उसका कितना परसेंट था, 10%। लेकिन देखो हर जगह डीएनएस अलाउंसेस उतना ही ऐड करना है जितना डीएनएस अलाउंसेस रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता है। अगर डीएनएस अलाउंसेस रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है तो फिर यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 50% ही रिटायरमेंट बेनिफिट कंसीडर करेंगे, बिकॉज 50% ही डीएनएस अलाउंसेस रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, ठीक है। तो डीएनएस अलाउंसेस के साथ ये एक बहुत अच्छा टॉपिक जुड़ा हुआ होता है कि अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और जो भी अलाउंसेस आपको पूरे क्वेश्चन में दिख रहे हैं वो, जैसे मेरे को यहाँ पर देखो ये एक अलाउंसेस दिख रहा है जो टैक्सेबल है 6,000, जो टेलीफोन अलाउंसेस है। तो यहाँ पर टेलीफोन अलाउंस जो है, तो टेलीफोन अलाउंस जो है वो कितना है, 6,000, ठीक है। फिर बी मतलब वापस आ जाएगा बोनस। आपको पता है क्वेश्चन में बोनस कितना मिला था, 21,000 बोनस मिला था। और सी मतलब कमीशन। क्या पता है कमीशन कितना मिला था, नहीं, क्वेश्चन में कमीशन ही नहीं है।
तो 243, 12, 150, 6,000 और 21,000। मतलब अगर इसको टोटल करूँ तो 2,82,000 और 150। और यहाँ पर आपको कंपनी जो घर दे रही है ना, फ्री हाउसिंग फैसिलिटी, ओके, तो उसको टैक्सेबल कितना करना है? तो आपका जो BABC सैलरी आएगा ना, BABC सैलरी, उसका 15% करने का पहले। तो चलो 15%, ये 15% क्यों करना है? क्योंकि वो रूल्स है, आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर कंपनी ने अगर आपको घर प्रोवाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको BABC सैलरी निकालनी है। और BABC सैलरी निकालना है और उसका 15% क्यों किया? क्योंकि आपको जो घर मिला है ना, वो कंपनी ने भाड़े पे लेके दिया है, कंपनी का खुद का भी नहीं है। तो जो आपको घर मिला है उसके लिए कंपनी ने रेंट कितना पेड किया है? रेंट पेड कितना किया? तो कंपनी 10,000 का रेंट पे कर रही थी, वो एडजस्टमेंट बीच में हमने लेफ्ट किया था ना उसका, उसमें लिखा है 10,000 का रेंट इंटू 12, बोला कि 1,20,000। ठीक है, अब 1,20,000 है ना। अब यहाँ पर विच एवर इज टैक्स, मतलब लेस आएगा, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, मतलब ये दोनों में से जो अमाउंट आती है ना, जो अमाउंट आती है कम, उस अमाउंट पे आपको क्या होगा? टैक्सेबल होगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा वो अमाउंट, जो अमाउंट कम आई वो, मतलब कंपनी ने आपको घर भाड़े पे लेके आपको रहने के लिए दिया था, तो यहाँ पर आपको इतना टैक्सेबल होगा वो घर का वैल्यू। 243, 24300, 21,000, 7655, 42323, 25,000, 12,000, 15,000, 6,000, 10,000, 3,000 और 300। ठीक है, और ये जो आपका आंसर आया, ठीक है, ये जो आपका आंसर आया उसमें आपको मतलब यहाँ पर 409,578। और आपको पता है यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, पता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है ना, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के हिसाब से होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के हिसाब से होता है। कितना होता है पता है? 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। मतलब सरकार कहती है आप अगर सैलरी कमाते हो तो उसमें से 50,000 पे हम टैक्स नहीं लेंगे। और अगर आप प्रोफेशनल टैक्स पे करते हो, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स पे करते हो ना, क्योंकि आपका टैक्स तो उसने पे किया था, आपके एम्प्लॉय ने, मतलब कंपनी ने। फिर भी क्या हुआ, आपने वो जो टैक्स पे किया वो तो आपने ही पे किया माना जाएगा ना, आपका टैक्स है। भले उसने टैक्स पे किया था, देखो कंपनी ने पे किया था इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा। अगर कंपनी पे नहीं करती, आप पे करते तो यहाँ पर नहीं लिखते। ठीक है, कंपनी ने पे किया इसलिए यहाँ पर लिखा, कंपनी पे नहीं करती तो यहाँ पर नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर तो आएगा ही आएगा। अगर प्रोफेशनल टैक्स है तो डिडक्शन तो जरूर मिलेगा आपको। तो डिडक्शन कितना मिल रहा है? 300 रुपये, जितना पे किया उतना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50,300। अच्छा, ये 50,000 फिक्स है, इसको चेंज मत करना। ये 50,000 सरकार की तरफ से बोला कि टैक्स नहीं भरने का 50 पे। ठीक है, टैक्स भरना नहीं है 50,000 पे। ये माइनस करोगे तो आपका अपना आंसर जो है वो आ जाएगा 3,59,278। ठीक है, देखो ये 50,000 जो है ना, वो न्यू नियम के हिसाब से 50,000 है, न्यू बजट के हिसाब से। पुराने बजट के हिसाब से देखोगे तो 40,000 होगा। अभी 40 नहीं लगेगा, अभी आपके जिस साल में आप स्टडी कर रहे हो उसमें 50 लगेगा। ठीक है, पहले 40 था, अभी 50 है। ठीक है, चले तो मिलते हैं नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।